नमस्कार। तो आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चीन ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। अप्रैल 2025 से वो 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर लाइसेंस लगाएंगे। हाँ, और इसमें नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे तत्व शामिल हैं जो ईवी मोटर्स और बैटरीज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, ये जानकारी हमें एक सोर्स भारत के ईवी और दुर्लभ खनिज चुनौती से मिली है और इसका असर देखिए भारत पर फौरन दिखने भी लगा है। हाँ बिल्कुल, कई कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स वो उत्पादन में स्लो डाउन की बात कर रही हैं। हाँ, मारुति का ही उदाहरण लें। मैग्नेट की कमी से ई विटारा का फोकास्ट उन्होंने काफी घटा दिया है सितंबर तक। हाँ, लगभग 26,500 से घटाकर सिर्फ 8,200 यूनिट। ये तो चिंता की बात है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेयर अर्थ हैं क्या, ईवीज के लिए इतने खास क्यों हैं, और चीन का ये जो दबदबा है ये कैसे मुश्किल पैदा कर रहा है। और सबसे जरूरी भारत इससे निपट कैसे रहा है। चलिए इस पूरी स्थिति को जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स या आरईज ये असल में हैं क्या, और ईवीज में इनका क्या रोल है, खासकर ये नियोडीमियम मैग्नेट्स। देखिए, आरईज असल में 17 तत्वों का एक ग्रुप है। इनमें खास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। ईवीज में ये एनडीएफबी मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, नियोडिमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट। अच्छा। ये मैग्नेट बहुत शक्तिशाली होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और इनसे मोटर छोटी और ज्यादा एफिशिएंट बनती है। नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम ये मुख्य हैं इसमें। हाँ, और संकट इसलिए है क्योंकि चीन का इसमें लगभग एकाधिकार है। कितना? मतलब करीब करीब पूरा ही? करीब 90% जो ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग है वो चीन कंट्रोल करता है। ये सिर्फ माइनिंग नहीं है, बल्कि उसको साफ करना, प्रोसेस करना, फिर चुंबक बनाना, ये एक जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये प्रोसेसिंग वाला पहलू ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, और इसी निर्यात लाइसेंसिंग ने अब सप्लाई चेन में एक बड़ी रुकावट डाल दी है। समझ गया। तो इस अचानक आई मुश्किल से निपटने के लिए भारत फौरी तौर पर क्या कर रहा है? कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, फौरी तौर पर तो कई चीजें हो रही हैं। एक तो चीन के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, हाँ। ताकि सप्लाई थोड़ी रेगुलर हो सके। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो ऑटो इंडस्ट्री है वो सरकार से पीएलआई और पीएमपी स्कीम्स में कुछ छूट मांग रही है। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हाँ, और पीएमपी यानी फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ताकि प्रोडक्शन चालू रखने में थोड़ी आसानी हो। और कुछ कंपनियां स्टॉक जमा करने की भी सोच रही हैं, इन्वेंट्री बफर बढ़ाने की। लेकिन ये स्टॉक पाइलिंग या बातचीत ये क्या लंबे समय तक चलेगा? निर्भरता तो फिर भी चीन पर ही है। बिल्कुल सही। ये शॉर्ट टर्म उपाय जरूरी हैं, पर ये असली हल नहीं है। निर्भरता बहुत ज्यादा है। असली समाधान तो लॉन्ग टर्म रणनीतियों में ही है। तो फिर लॉन्ग टर्म में भारत क्या सोच रहा है? कोई ठोस प्लान है? लॉन्ग टर्म रणनीति के कई हिस्से हैं। पहला फोकस है घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर। अपने देश में ही? हाँ, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IRL जो सरकारी कंपनी है, उसका विशाखापट्टनम प्लांट SMCO मैग्नेट बनाता है। अच्छा। समेरियम कोबाल्ट। हाँ। पर उसकी क्षमता अभी कम है, करीब 3 टन सालाना। लेकिन हैदराबाद में एक नई प्राइवेट फैसिलिटी मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स की वो जल्द ही NDFEB मैग्नेट बनाना शुरू करेगी। ओके, ये बड़ी बात है। कितनी क्षमता होगी इसकी? शुरुआत में 500 टन सालाना, और लक्ष्य है 2030 तक इसे 5,000 टन तक ले जाने का। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। घरेलू उत्पादन के अलावा पॉलिसी लेवल पर क्या हो रहा है? पॉलिसी लेवल पर भी अहम बदलाव हुए हैं। सरकार ने माइंस इन मिनरल्स एक्ट मतलब MMDR एक्ट में संशोधन किया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग में आ सके। अच्छा। और एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया गया है। इसका मकसद क्या है? मकसद है पूरी वैल्यू चेन को तेजी से डेवलप करना, माइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। इसके अलावा सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और PLI जैसी सब्सिडी पर भी काम कर रही है, ताकि लागत का जो अंतर है चीनी आयात के मुकाबले वो कम हो सके। बिल्कुल। और क्या हम दूसरे देशों के साथ भी कुछ साझेदारी कर रहे हैं? हाँ, ग्लोबल पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। वियतनाम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, इन देशों से सप्लाई के स्रोत खोजे जा रहे हैं। पर यहाँ भी एक चुनौती है, मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अच्छा, मतलब कच्चा माल मिल भी जाए तो उससे प्रोसेस करने की क्षमता। हाँ, वो क्षमता अभी भी ज्यादातर चीन के पास ही है। तो ये सारी कोशिशें सिर्फ चीन पर निर्भरता घटाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी है। एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर बनने के लिए। बिल्कुल। हालांकि कुछ एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई भारत अगले 10 साल में आत्मनिर्भर बन पाएगा? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, और ये सब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा है।
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वो सब भी अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं। तो मतलब दांव पर काफी कुछ लगा है। अगर ये दिक्कतें बनी रहती हैं तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? नतीजे गंभीर हो सकते हैं। एक तो भारत में ईवी अपनाने की जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है। उपभोक्ताओं के लिए गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। एक अनुमान है कि करीब 8% तक कीमतें बढ़ सकती हैं। 8%। और जाहिर है भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर भी दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए वाकई एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। आगे किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? मेरे ख्याल से 3 चीजें अहम हैं। एक, जुलाई तक चीन से परमिट अप्रूवल की क्या स्थिति रहती है। दूसरा, जो घरेलू मैग्नेट उत्पादन के स्टार्टअप्स हैं वो कितनी तेजी से काम शुरू करते हैं। और तीसरा, जो संशोधित माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है वो जमीन पर कितना असरदार होता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो रेयर अर्थ पर चीन का कंट्रोल भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और भारत इससे निपटने के लिए शॉर्ट टर्म उपायों के साथ साथ एक मल्टी प्रोंग्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिसमें घरेलू उत्पादन, पॉलिसी सुधार और ग्लोबल पार्टनरशिप सब शामिल है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे सोर्स में भी उठा